गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हमारा इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, पतली फिल्म में व्यतिकरण। और उसके अंतर्गत हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। सबसे पहले तो हमने क्या देखा था कि थिन फिल्म है क्या, फिर हमने देखा था पैरेलल थिन फिल्म क्या है, वेज शेप थिन फिल्म क्या है। आपने देख लिया, आराम से समझ लिया होगा। हमने जो टॉपिक लिया था वो लिया था पैरेलल थिन फिल्म के लिए लिया था। और वहाँ हमने क्या देखा था, वहाँ पर हमने ये देखा था कि आपके मान लो इस प्रकार की कोई फिल्म थी। मैं एक बार हल्का सा ब्रीफली रिकॉल कर देता हूँ। तो जब इस पर आप कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो इसका एक भाग क्या होगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, और दूसरा भाग इधर ट्रांसमिटेड हो जाएगा। ठीक है, फिर ये यहाँ टकराएगी तो इसका ये भाग रिफ्लेक्टेड, ये भाग ट्रांसमिटेड। ये यहाँ टकराएगी, इसका एक भाग ट्रांसमिटेड, ये रिफ्लेक्टेड। यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड, ये ट्रांसमिटेड। तो इस प्रकार से क्रम आपको मिलता रहेगा। तो ये जो तरंग थी वो क्या हो रही है, इस तरंग के हिसाब से क्या हो रही है, इसी माध्यम में क्या हो रही है, वापस जा रही है। तो इसको हमने क्या कह दिया, रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड वेव्स कह दिया था। इनको क्या कह दिया था, रिफ्लेक्टेड रेज, वेव्स, आप कुछ भी कहो। ठीक है, और ये क्या थी, सारी की सारी जो आगे खूब सारी मिलेगी वो थी आपकी ट्रांसमिटेड रेज। ठीक है, और ये आपकी थी इंसिडेंट रेज। तो आपकी तरंग के संगत आपको रिफ्लेक्टेड रेज मिल गई और ट्रांसमिटेड रेज मिल गई। और चूंकि ये तरंगे एक साथ एक ही माध्यम में गमन कर रही है, और ये तरंगे क्या है, कला संबद्ध स्रोत से प्राप्त भी हो रही है। कैसे हो रही है, क्योंकि ये जो तरंगे प्राप्त हो रही है वो किन से प्राप्त हो रही है, केवल एक ही तरंग के आयाम के विभाजन से आपको प्राप्त हो रही है। कल मैंने आपको बताया था पूरा किस प्रकार से A0, A1, A2, A3, A4 ये सारे आपने कैलकुलेशन देखी थी। तो ये हो चाहिए ये क्या हो रही है, एक ही तरंग के आयाम के विभाजन से प्राप्त हो रही है, इसलिए हम इनको कला संबद्ध कहेंगे। ये आयाम के विभाजन के द्वारा कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की तकनीक है एक तरह से। ये या आप ये कह सकते हो कि ये जो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म है वो आयाम के विभाजन से कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की मेथड पर आधारित है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने एक चीज ये नोट की थी, दो मेथड से हमने कैलकुलेशन की थी। वो क्या की थी, हमने ये देखा था कि इसके कारण से आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, इसके कारण से भी आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, लेकिन इसके द्वारा जो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है वो इसकी तुलना में ज़्यादा स्पष्ट है। जिसको हमने एक तो पूरी वो कैलकुलेशन करके देखा था, A0, A1, A2 ये सब निकाले थे, और फिर हमने आयाम देखे थे। आयाम किस किस के, इस तरंग इन किरणों के लिए और इन किरणों के लिए। फिर वहाँ हमने ये देखा था कि इन किरणों के जो आयाम थे वो लगभग समान है, तो इसलिए जो व्यतिकरण प्रतिरूप आपको मिलेगा वो ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा बनिस्पत इसके। फिर हमने एक दूसरा मेथड किया था जिसमें हमने वो R और T के रूप में लिखा था, और एक विजिबिलिटी फैक्टर काम में लिया था जिसका मान था I मैक्सिमा माइनस I मिनिमा अपॉन I मैक्सिमा प्लस I मिनिमा, और उसके आधार पर हमने कैलकुलेशन की थी। तो इसके लिए विजिबल फैक्टर आपकी जो विजिबिलिटी थी वो क्या आई थी, 0.91, और इसके लिए आई थी 0.0 समथिंग, कुछ इस प्रकार से 0.08 करके आई थी। तो ये क्या थी, इसकी विजिबिलिटी कम थी। तो इसका मतलब क्या है, यद्यपि आपको इन किरणों में अध्यारोपण से भी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हो रहा था, लेकिन वो इसकी तुलना में कम स्पष्ट था। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोगों ने देख लिए होंगे। नहीं देखे तो उनको आप देखिए, हाथ से एक बार दो बार इस डायग्राम को बना के चेक कीजिए। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो क्या है हमारा, अब हम क्या करेंगे, एक बार इन रिफ्लेक्टेड रेज या लाइट के कारण आप इंटरफेरेंस पैटर्न की चर्चा करोगे, और एक बार आप ट्रांसमिटेड रेज के कारण जो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है उसकी हम चर्चा करेंगे। और इंटरफेरेंस पैटर्न का सिंपल सा मतलब क्या है कि इनके कारण जब इनमें जब अध्यारोपण होगा तो आपको कंडीशंस फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, अर्थात संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें प्राप्त करनी है, और इसी प्रकार इनके लिए भी करनी है। तो आगे बढ़ते हैं, ये ब्रीफली रिकॉल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। बहुत ईजी है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो आज हम क्या देखते हैं, पहले रिफ्लेक्टेड रेज वाला देख लेते हैं। तो इसी के अंतर्गत है, इसके दो पार्ट होंगे। पहला हम देख लेते हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, परावर्तित प्रकाश के कारण व्यतिकरण। ठीक है, लाइट रेज वेज कुछ भी कहो। तो चलो शुरू करते हैं। करने का तरीका क्या है, जब भी आप इंटरफेरेंस में अध्यारोपण जब होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, और जब आपको मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको पता है क्या निकालते हो आप, पथांतर या कलांतर। सिंपल सा, हर एक में यही मेथड काम में लेना है, ठीक है ना। और कलांतर किन में या पथांतर किन में, जो तरंगे अध्यारोपित हो रही है उनमें कितना पथांतर है। और जब एक बार आपको पथांतर या पाथ डिफरेंस पता चल जाएगा तो संपोषी व्यतिकरण के लिए आप कंडीशन उसमें अप्लाई कर दोगे, और विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशन अप्लाई कर दोगे, तो उससे आपको क्या मिल जाएगी, कंडीशंस फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो चलो शुरू करते हैं।
आप इस डायग्राम को देखिए आराम से, बिल्कुल वही डायग्राम है। ये आपके हो गया, ये मान लो एक रे है, क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ये क्या है, नॉर्मल है, अभिलंब। तो ये जब यहाँ टकराएगी तो इसका एक भाग इधर चला जाएगा, एक भाग इधर आ जाएगा, फिर उसी प्रकार से एक भाग इसका इधर चला जाएगा, ये यहाँ से इधर चला जाएगा, और इसका एक भाग इधर चला जाएगा, ठीक है ना। अभी हमारा इंटरेस्ट केवल रिफ्लेक्टेड लाइट में है, तो अभी हम इधर डायग्राम को कंप्लीट नहीं करते, केवल यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है, आप सिंपल ऑप्टिक्स जो आपने 10+2 में पढ़ी होगी, या इवन 10th क्लास तक भी आपने पढ़ी होगी, उसमें आपको पता होगा कि अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण आदि क्या होते हैं। अपवर्तन कोण परावर्तन कोण क्या होता है कि देखो, पहली बात तो ये जो एंगल आप मेजर करते हो किसके सापेक्ष करते हो, अभिलंब के सापेक्ष या नॉर्मल के सापेक्ष। तो ये क्या है, नॉर्मल है, तो ये क्या है, इंसिडेंट है, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट। तो इंसिडेंट लाइट अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आप कहते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। और आपने अपवर्तन के नियम में पढ़ा है कि आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस तथा परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं। तो ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो भी क्या होगा, आपका आई होगा, ठीक है ना। मैंने शब्द क्या बोला है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये आप सिंपल से रूल जानते हो, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी प्रकार से ये एंगल क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड होगी, दूसरे माध्यम में चली गई। ये तो सिंपल से पता है, परावर्तन उसी माध्यम में और अपवर्तन या रिफ्रैक्शन होता है दूसरे माध्यम में। तो ये एंगल आपका क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको आप कहोगे आर। मैंने शब्द क्या बोला है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, मैं लिख देता हूं एक बार, बेसिक चीजें हैं लेकिन पता होनी चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, और ये आपका है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपने एंगल सारे देख लिए। अब देखिए, ये मान लो कोई एक तरंग, इसका नामकरण कर दिया, इसका 2 कर दिया, ये सारी की सारी क्या आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट। अब आपको इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट देखना है तो क्या करना है, इन दोनों तरंगों के बीच आपको पथांतर ज्ञात करना है। तो पथांतर आप कैसे ज्ञात करोगे, अब ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये एक तरंग है, इंसिडेंट लाइट, ये यहां चली, इस बिंदु पर आ गई, आराम से देखिए आप, इस बिंदु पर आ गई। अब इस बिंदु के बाद क्या हो गया, एक तरंग तो यहां से इधर चली गई, ये इधर चल रही है, और ये जो तरंग है पहले ये यहां से यहां आएगी, यहां से फिर यहां आएगी, फिर यहां से यहां चलेगी। तो सबसे पहला तरीका तो क्या है कि इन दोनों के बीच अगर आपको पथांतर चेक करना है तो इससे आप क्या करोगे, इस पर एक लंब डालते हो, बिल्कुल बेसिक तरीका है। ये लो, मैंने इस पर क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से देखना, इस बिंदु से ये बिंदु, बिल्कुल आप साथ साथ देखिए, ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बाद तो ये तरंगे क्या है, एक साथ चल रही है, इनमें किसी प्रकार का पथांतर नहीं है। आप देखिए यहां से ये बिल्कुल एक साथ चल रही है, तो पथांतर कितना होगा, अब देखना यहां से, जब ये तरंग यहां से आप 2 तरंगे स्टार्ट हो रही है, तो जो एक पहली तरंग है वो यहां से यहां चल रही है, और दूसरी तरंग यहां से यहां और यहां और फिर आगे। तो अब सुनना ध्यान से, जब दूसरी तरंग यहां से ऐसे होते हुए यहां तक पहुंचेगी, तब तक पहली तरंग यहां पहुंच जाएगी। तो पथांतर क्या हो जाएगा, ये पूरा जुड़ जाएगा और माइनस ये। अभी मैं इसको नोमेनक्लेचर करता हूं तो आपको आसानी से पता चलेगा। थोड़ा एक बार नामकरण कर देते हैं। इसको मैंने बिंदु कह दिया ए, ठीक है, ये एक बार मैं ऐसे ही बना देता हूं बिल्कुल सेंटर में, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं पथांतर लिख रहा हूं, पथांतर अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पथांतर क्या होगा, पथांतर किसके अंतर्गत देखना है, ऊपर आप लिख दीजिए तरंग 1 व 2 में पथांतर। ठीक है, तो 1 और 2 में पथांतर क्या होगा, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, AB + BC
जब दूसरी तरंग इतना चल जाएगी तब तक पहली तरंग भी तो AD चल चुकी होगी, तो माइनस AD करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये माइनस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों बिंदु क्या है, देखो दोनों तरंगे एक साथ कब चल रही है, दोनों तरंगे एक साथ इस और इस बिंदु से चल रही है, यानी C और D के बाद तो दोनों तरंगों में कोई पथांतर नहीं है। तो एक्स्ट्रा पथ दोनों तरंगे कौन कौन सा ट्रेवल कर रही है, तो C तक पहुंचने में जो दूसरी तरंग है वो तो AB प्लस BC चल रही है, लेकिन तब तक पहली तरंग भी क्या है, D तक पहुंच चुकी है। तो अगर आप इसको जोड़ रहे हो तो इसमें से आपको ये पद भी घटाना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा, इफेक्टिव पथांतर मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज हो गई। अब हालांकि यहाँ पर कुछ करेक्शन है, वो करेक्शन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो मैंने सिंपल बेसिक बताया है, लेकिन अब हम ऑप्टिक्स के रूल काम में लेंगे तब ये पथांतर थोड़ा चेंज होगा। कैसे होगा इस चीज को आप ध्यान से पहले यहाँ समझिए, एकदम इत्मीनान से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, वापिस बता दूंगा पूरा। अब देखिए दो शब्द होते हैं, जैसे मान लो कोई भी तरंग है, कोई भी तरंग किसी माध्यम में गमन कर रही है और मान लो वो L दूरी तय कर रही है उस माध्यम में, तो उस L दूरी का मान हम क्या लिख सकते हैं, दूरी क्या होती है, वेग इंटू समय, तो ये लीजिए v इंटू टी। ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला आप जानते हो, कोई भी तरंग अगर किसी माध्यम में गमन करेगी तो वो किस वेग से करेगी, v वेग से करेगी, ठीक है ना। निर्वात में वो करती है c से, लेकिन किसी माध्यम में किससे करती है, v से। अब मान लो वही तरंग निर्वात में अगर गमन करेगी, तो निर्वात में अगर वो गमन कर रही है तो उसके द्वारा जो आप क्या कह सकते हो, कितना समय लगेगा, एक मिनट, निर्वात में जो दूरी तय कर रही है वो, उस दूरी में भी मान लो t समय लग रहा है, तो वो दूरी कितनी होगी, c इंटू टी। याद रखिए ये मैंने ct क्या है, उसी तरंग द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी, और ये क्या है, किसी माध्यम में तय की गई दूरी। अब देखिए, और इसको हम एक नाम देते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ, आप लिख लीजिएगा, इसको हम कहते हैं, निर्वात में जो दूरी तय की जाती है वो कहलाती है प्रकाशीय पथ। क्या कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सब चीजों को आप नोट कीजिएगा, प्रकाशीय पथ। प्रकाशीय पथ कितना आ गया, c इंटू टी। अब देखिए यहां से मैं क्या निकालता हूं, t इज इक्वल टू एल अपॉन वी लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका l, यहां लिख देता हूं l, और c तो c रह गया, t हो गया l अपॉन वी। और एक फॉर्मूला आप जानते हो, क्या जानते हो, कि जो आपका म्यू होता है, म्यू क्या होता है, c अपॉन वी, यही होता है c अपॉन वी, ठीक है ना। या आप इसको ऐसा कह सकते हो, v जो होता है वो होता है c अपॉन म्यू, क्योंकि जो वेग होता है माध्यम में वो हमेशा c से क्या होता है, कम होता है, म्यू का मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा, तो v इक्वल टू c बाई म्यू या म्यू इक्वल टू c बाई वी। तो ये जो c बाई वी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू लिख सकता हूँ। तो प्रकाशीय पथ आपके क्या आ गया, म्यू इंटू एल आ गया। एल तो क्या है, ज्यामितीय पथ है जो किसी माध्यम में गमन किया जाता है। तो अगर आपको प्रकाशीय पथ लिखना है तो जो भी डिस्टेंस आप लिखोगे उसको जिस माध्यम में वो गमन कर रही है उस माध्यम के अपवर्तनांक से उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रकाशीय पथ को आप कैसे लिखोगे, म्यू इंटू एल के रूप में लिखोगे, ठीक है। तो अब देखिए ये जो अभी हमने ए बी प्लस बी सी लिखा है, ये वेव ट्रेवल कौन कर रही है, लाइट वेव ट्रेवल कर रही है। तो ए बी प्लस बी सी तो सिंपली क्या है, एक तरह से एल है, लेकिन चूंकि किस माध्यम में गमन कर रही है आपको पता है, ये जो थिन फिल्म है इसकी मोटाई टी है और इसका अपवर्तनांक क्या है, म्यू है या नहीं है। तो आप पथांतर जब लिखोगे ए बी प्लस बी सी लिख रहे हो तो इसके साथ में आपको म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, म्यू। और एडी तो क्या है, ऊपर तो आपके एयर ही है, ये ऊपर क्या है, एयर है, यानी म्यू इजिकल टू 1 है, और नीचे भी क्या है, एयर है, म्यू इजिकल टू 1 है। तो यहाँ पर भी आप म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन म्यू का मान क्या होगा, 1 होगा। तो ये चीज आप साइड में नोट कर लीजिएगा। मैं वापस एक बार रिकॉल कर देता हूं कि जब भी कोई आप प्रकाशीय पथ निकालोगे तो जो दूरी आप लिख रहे हो फिजिकल डिस्टेंस, जिसको आप ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस भी कहते हो, उसके साथ क्या करोगे, जिस माध्यम में वो प्रकाश तरंग चल रही है उस माध्यम के अपवर्तनांक से हमें उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एल ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ है तो आपका जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ ओपीएल यानी ऑप्टिकल पाथ लेंथ प्रकाशीय पथ क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एल हो जाएगा। इसको आप साइड में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई, इसको साइड में नोट कर लीजिए। और पथांतर हमने क्या लिख दिया, म्यू ए बी प्लस बी सी माइनस ए डी। और कैसे है आप बिल्कुल समझ जाओ, आपको बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखिए, सी और डी, क्योंकि सी और डी के बाद क्या दोनों तरंगे में कोई पथांतर नहीं है, लेकिन जब पहली तरंग डी तक है और दूसरी तरंग सी तक है तब दोनों में अतिरिक्त पथ क्या है, वापिस ये दूसरी तरंग ए बी होते हुए सी तक पहुंचेगी, तब तक ये डी तक पहुंच जाएगी, तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए डी आपको करना पड़ेगा। तो ये है पथांतर। आप आराम से इसको चिंतन मनन कीजिए, मैंने पूरा बता दिया, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको एक बार थोड़ा साफ कर देता हूं, ठीक है।
इस पथांतर को मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, जो डेल्टा था हमारा उसको मैंने लिख दिया म्यू ए बी प्लस बी सी माइनस ए डी। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ए बी बी सी ए डी इन सबके मान निकालने हैं। कैसे निकालोगे? अब आपके पास देखो, पहले एक बार एंगल फाइंड करते हैं हम, कौन कौन से एंगल है। ये आई आपको पता चल गया कैसे हुआ, ये आई कैसे हो गया, ये तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था जो आई के बराबर है, ये आर हो गया। अब देखिए, ये अगर आर है, पहली बात तो आप ये देखिए ये एंगल कितना होगा। अब मैं देखो आपको एक होमवर्क दे रहा हूं लेक्चर के साथ ही, एक तो आपको ये एंगल पता लगाना है, एक ये एंगल पता लगाना है, एक ये एंगल पता लगाना है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पॉज कीजिए और आराम से सोचिए एंगल क्या होंगे। सोचने के बाद आप नोट कीजिए और फिर वीडियो को वापस ऑन कीजिए और जो एंगल मैं आपको बताने वाला हूं उनको आप आराम से देखिए। ये एंगल जो होगा, देखो ये 90 है पूरा, तो ये आई है, तो ये 90 माइनस आई, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। ये आर है, ठीक है, तो ये देखो ये इस तरह से पैरेलल चल रहा है, ये भी हो जाएगा आर। ये आर है, तो अब देखिए ये एक तरह से क्या आपकी इंसिडेंट हो गई रे, और ये अभिलंब है, तो ये इंसिडेंट रे इस अभिलंब के साथ आर बना रही है, और ये क्या है, इस रे के सापेक्ष ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, परावर्तन कोण है। तो जितना ये कोण होगा आपतन कोण, इस तरंग के सापेक्ष बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, आप आर आई में कंफ्यूज मत होइए, मैं इस तरंग के सापेक्ष बात कर रहा हूं। इस तरंग के लिए अभिलंब के साथ ये कोण एक तरह से क्या है, आपतन कोण है, और ये क्या है, परावर्तन कोण। तो जितना ये होगा उतना उतना ये हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। समझ गए इस चीज को? तो अभी एंगल आप आराम से चेक कर लीजिएगा। अब बस बिल्कुल सिंपल, हम खूब सारे ट्राइंगल है हमारे पास, उन ट्राइंगल की मदद से हम क्या करते हैं, ए बी बी सी ए डी के मान निकालते हैं। तो पहला ट्राइंगल तो मैं ले रहा हूं ए बी डी ई। फर्स्ट मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है ना, ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा। तो मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए, और मुझे ज्ञात क्या है, बी ज्ञात है। बी कितना आपका, टी, आपको पता है। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी ई, और ए बी प्लस बी ई क्या है, ए बी आपका कर्ण है और बी आपका क्या है, आधार है। तो कर्ण बटा आधार वो होता है सेक आर। क्या होता है, सेक आर। तो यहां से आपके ए बी क्या आ गया, बी है टी, टी सेक आर। ठीक है, उसी प्रकार से आपको एक बार ए ई भी फाइंड कर लेते हैं, या इसी ट्राइंगल से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, ए ई। तो ए ई आपको ज्ञात करना है, बी ई आपको ज्ञात है। तो ए ई है आपका लंब और बी है आधार, तो लंब बटा आधार हो गया 10, तो ये हो गया 10 आर। तो इससे आपके ए ई क्या आ जाएगा, टी 10 आर। तो इस ट्राइंगल से आपको ये और ये पता चल गया। अब हम ट्राइंगल लेते हैं ई बी सी। ट्राइंगल क्या लेते हैं, ई बी सी। तो इससे देखिए आपको क्या पता चल जाएगा, हमें चाहिए बी सी, तो बी सी अपॉन बी ई, ये भी क्या होगा, बी सी है आपका कर्ण और बी है आधार, तो ये भी हो जाएगा सेक आर। तो यहां से आपके बी सी क्या निकल जाएगा, टी सेक आर। और उसी प्रकार से आपके ई सी क्या निकल जाएगा, ई सी अपॉन बी ई, ये है 10 आर, लंब बटा आधार है। तो यहां से आपके ई सी हो गया टी 10 आर। अब आपको एडी चाहिए, तो एडी चाहिए, तो एडी के लिए आप कौन सा ट्राइंगल काम में लोगे, एडी के लिए ट्राइंगल काम में लोगे, तो ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, ए सी डी। तो यहां से आपको देखो ज्ञात क्या है, अब ये देखो ये आपको ज्ञात कर चुके हो, कैसे, ये तो आपको पता नहीं है, ये आपको ज्ञात करनी रही है। कैसे ज्ञात है, ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी आपको ज्ञात हो गई यहां से। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए डी अपॉन ए सी, और ए डी अपॉन ए सी क्या है, ए डी है आपका लंब, क्योंकि ये एंगल है, ये हो गया लंब, और ये 90 के सामने कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन, और साइन आई, तो ये हो गया आपका साइन आई। तो यहां से आपके ए डी क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा ए सी साइन आई, और ए सी क्या है, ए प्लस ई सी, ठीक है ना, ए सी आपका क्या है, ए प्लस ई सी। तो ए प्लस ई सी लिख दीजिए, चलो ए प्लस ई सी साइन आई। तो यहां से आपका ए डी हो जाएगा टी 10 आर और टी 10 आर, तो ये हो गया 2t 10 आर साइन आई। अब आपके पास सारे मान आ गए, ए बी का भी आ गया, ये रहा ए बी, बी सी का भी आ गया, ये रहा बी सी, और ए डी का भी आ गया। तो बस अब सिंपली हम क्या करते हैं, इन मान को रख देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ठीक है ना। तो देखिए पथांतर डेल्टा क्या आ जाएगा आपका, म्यू इंटू ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी क्या है, टी सेक आर, टी सेक आर, तो ये हो जाएगा 2t
sec r माइनस AD, AD आपका है 2t tan r sin i। अब आपको एक नियम पढ़ा होगा आपने, स्नेल्स लॉ, बिल्कुल बेसिक है जो आप जानते हो। मैंने क्या बोला है? स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। वो क्या था? उससे एक फॉर्मूला निकल करके आया था कि जो आपको अपवर्तनांक होता है वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ये बिल्कुल बेसिक लॉ है जो आप सब जानते हो, ठीक है। इसको आप साइड में नोट कर लीजिए, ये आप नीचे लिखना। हम जानते हैं कि स्नेल के नियम से म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ से साइन आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू साइन आर लिख सकता हूँ। तो आप देखिए आगे चलते हैं, बस सिंपल मैथमेटिक्स है। तो देखो 2 म्यू टी, इस सेक आर को मैं क्या लिख रहा हूँ? 1 अपॉन कॉस आर लिख सकता हूँ, माइनस 2t टेन आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन आर अपॉन कॉस आर। और साइन आई स्नेल के नियम से क्या आ जाएगा? म्यू इंटू साइन आर। तो ये लीजिए म्यू इंटू साइन आर। अब कुछ कॉमन लेते हैं हम, क्या कॉमन आ रहा है? 2 म्यू टी, 2t म्यू कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर कॉमन आ गया। देखो 2 म्यू टी अपॉन कॉस स्क्वायर, और अंदर बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर आर, एक कॉस आर से एक कॉस कट जाएगा, तो रिजल्टेंट पीछे क्या बचेगा आपके? डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। तो ये आपके क्या आ गया? पथांतर आ गया तरंग 1 और 2 में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स थी, मैंने आपको सारा बता दिया किस प्रकार से पथांतर देखना है, प्रकाशीय पथ क्या होता है, स्नेल का नियम क्या है, सब आप साइड में नोट करते रहिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बिल्कुल ईजी है। अब देखिए, अभी भी ये पथांतर जो आपने निकाला है बिल्कुल सही है, लेकिन अभी भी कुछ करेक्शन है। कैसे करेक्शन है? याद कीजिए, मैंने कल आपको या इससे पहले जो लेक्चर मैंने आपको दिया, डिलीवर किया था, उसमें मैंने एक स्टोक्स का नियम बताया था, और वहां पर मैंने एक चीज की चर्चा की थी कि जब कभी भी किसी भी प्रकाश किरण का सघन माध्यम के पृष्ठ से क्या होता है? परावर्तन होता है, तो पाई का अतिरिक्त कलांतर या λ/2 का अतिरिक्त पथांतर आ जाता है। तो अब आप देखिए, ये जो तरंग है आपकी इस बिंदु पर जब आ रही है, तो ये क्या है? 1 से क्या आ रही है? 1.5 में आ रही है, या म्यू इज ग्रेटर देन 1 में आ रही है। ये सघन माध्यम है, विरल माध्यम है। ये पृष्ठ किस माध्यम का है? सघन माध्यम का पृष्ठ है। तो इस तरंग, ये जो तरंग 1 होगी, ये जब यहां से परावर्तित हो रही है, तो इसमें क्या होगा? पाई का चेंज मिलेगा। यानी इस बिंदु पर मैं एक चीज लिख सकता हूं, इस बिंदु पर क्या हो जाएगा? पाई चेंज मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? पाई चेंज मिलेगा। और यहां से ये टकरा रही है मान लो, क्योंकि दूसरी तरंग कहां से मिल रही है आपको? ये आगे चली, यहां टकराई, फिर यहां आई, फिर यहां आगे निकल गई। तो यहां भी क्या हो रहा है? और ये जो चेंज आप देख रहे हो केवल परावर्तन में देख रहे हो, अपवर्तन में या पारगमन में हमें चेंज की बात नहीं करनी है। मैं चेंज की बात करूं केवल परावर्तन में। तो एक परावर्तन आपका यहां हो रहा है और एक परावर्तन यहां हो रहा है, क्योंकि ये यहां टकराएगी और वापस उसी माध्यम में जाएगी। लेकिन इस बिंदु पर आपकी क्या है? नो पाई चेंज। क्यों? आप खुद देख लीजिए, ये 1.5 में चल रही है और 1 पर टकरा रही है। तो सघन माध्यम का पृष्ठ है, तो विरल माध्यम के पृष्ठ पर जब टकराती है तो किसी प्रकार का पाई चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या था? आर का n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो इस स्थिति में तो प्लस ही आएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो अभी जो आपने पथांतर निकाला है वो सही है, लेकिन अभी इसमें जब आप स्टोक्स के नियम का ये जो कॉन्सेप्ट आप जानते हो उसका भी समावेश करोगे। ये प्रभावी पथांतर नहीं, ये पथांतर है, लेकिन जो तरंग 1 और 2 में जो प्रभावी पथांतर होगा, अभी मैं लिखूंगा पूरा, वो क्या होगा? ये तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ पाई का कलांतर है तो उसके संगत पथांतर कितना होगा? λ/2। तो इसके साथ λ/2 का फैक्टर भी एक एक्स्ट्रा आएगा। इस चीज को आप समझ गए? यहां पर ये पाई चेंज और यहां पर नो पाई चेंज, ठीक है। तो इन सबको मैं एक बार साफ कर देता हूं और मैं एक लाइन लिख रहा हूं, उसको आप नोट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक एक चीज को लिख के करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, आप देखो यहां तक आप लिख दिया, यहां तक जब लिखोगे तब आगे आप एक लाइन नोट करना, ये आप नोट कर ही दोगे, इस बिंदु पर पाई चेंज और यहाँ नो पाई चेंज। फिर आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि जो परावर्तित किरणें हैं उसमें जो किरण 1 है वह सघन माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित हो रही है, अतः स्टोक्स के नियम के द्वारा इन किरणों में पाई का अतिरिक्त कलांतर या λ/2 का अतिरिक्त पथांतर आ जाएगा, जिसके कारण तरंग 1 और 2 में प्रभावी पथांतर को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। मैं यहां पर क्या लिखूंगा? यहां मैं देखो लाइन लिख रहा हूं, परावर्तित तरंग 1 व 2 में प्रभावी पथांतर, इफेक्टिव फेज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड लाइट 1 एंड 2, वो क्या होगा? डेल्टा डैश
और वो क्या हो जाएगा 2 म्यू टी कोस आर, तो आपका आ ही रहा है, और माइनस लैम्डा बाई 2। अब आप ये माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आप प्लस भी लिख सकते हो माइनस भी लिख सकते हो, अंतर है, ठीक है ना। प्लस माइनस का अंतर होता है कौन सी वेव आगे और कौन सी वेव पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और लैम्डा बाई 2 क्यों लिखा, क्योंकि पाई का कलांतर आ रहा है, तो पाई के कलांतर के संगत पथांतर कितना होता है, लैम्डा बाई 2। तो ये है आपका रियल वास्तव में पथांतर किन में, 1 और 2 में। ये क्वेश्चन नंबर 1, नंबर आप जो भी आप दे रहे हो वो देते रहना। तो ये आपने निकाला, लेकिन वास्तव में क्या है, ये है। तो जब आप कंडीशंस फॉर मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करोगे तो उस समय आप क्या करते हो, पथांतर को किसी न किसी राशि के बराबर करते हो। जैसे संपोषी व्यतिकरण में हम क्या करते हैं, n लैम्डा के बराबर करते हैं, और विनाशी व्यतिकरण में n माइनस हाफ लैम्डा के बराबर करते हैं। तो वो जो आप डेल्टा काम में लोगे, वो डेल्टा आपको ये काम में लेना है, ये काम में नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट भी शामिल करना पड़ेगा, पाई चेंज और नो पाई चेंज वाला। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने प्रभावी पथांतर निकाल लिया। अब अगला काम हमारा क्या है, अगला काम सिंपल सा है, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें प्राप्त करनी है। तो वापस लिख दीजिए, आप क्या लिखोगे, संपोषी व्यतिकरण। तो बिल्कुल सिंपल है। तो संपोषी व्यतिकरण में आपको पता है कि संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में जो पथांतर होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, n लैम्डा के बराबर होता है। ये आप जानते ही हो, n का होता है 0 1 2 3। तो आपका पथांतर आपने क्या निकाला, ये निकाला है। तो चलो मैं इसको इसके बराबर कर देता हूँ, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इजिकल टू n लैम्डा। तो यहाँ से आपके क्या निकल गया, 2 म्यू टी कॉस आर इजिकल टू n प्लस हाफ लैम्डा निकल गया। तो ये आपकी कंडीशन किसकी आ गई, संपोषी व्यतिकरण की आ गई। बस ये लिखना है, बिल्कुल सिंपल। अब हम क्या करते हैं, विनाशी व्यतिकरण के लिए कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना। अब हम अगली कंडीशन किसके लिए निकाल लेते हैं, विनाशी व्यतिकरण के लिए निकाल लेते हैं। विनाशी व्यतिकरण, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए एक मिनट वेट कीजिएगा। विनाशी व्यतिकरण के लिए आप क्या लिखोगे, विनाशी व्यतिकरण के लिए आपको पता, आपने पथांतर पहले निकाल रखा है अध्यारोपण का, जब हम सिद्धांत कर रहे थे। वो क्या था आपका n माइनस हाफ लैम्डा, जहाँ n क्या था 1 2 3 इस तरह से चल रहा था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इजिकल टू n माइनस हाफ लैम्डा। तो ये माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2 कट जाएगा, तो रिजल्टेंट आपकी क्या बन जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर इजिकल टू n लैम्डा। तो ये कंडीशन किसके लिए आ गई, विनाशी व्यतिकरण के लिए आ गई। तो ये आपका पूरा कंप्लीट डेरिवेशन हो गया। आप नीचे, ठीक है ना, डेरिवेशन कैसे हो गया, क्योंकि आपको पढ़ना क्या था, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। और इंटरफेरेंस का मतलब ही क्या है कि आपको जब इन तरंगों में अध्यारोपण होगा तो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें प्राप्त करनी है। जब आप शर्तें प्राप्त कर लोगे तब आप ये आसानी से बता पाओगे कि किन किन स्थानों पर आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज मिल रही है, ठीक है। पैटर्न का मतलब यही होता है। तो इस तरह से आपको करना है, पूरा डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है। ये सारे के सारे एंगल आपको पूरे पता चलने चाहिए। और जैसा मैंने बताया, वीडियो को पॉज कर आप एंगल खुद फाइंड करने का प्रयास करना। एक एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने निकाले उनको आप हाथ से कीजिएगा। और पथांतर कैसे निकाला मैंने आपको बता दिया, किस प्रकार से AB प्लस BC माइनस AD किया वो भी आपको पता चल गया इन C और D बिंदु के आधार पर। और फिर आपने ऑप्टिकल पाथ वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने आपको थोड़ा बताया था। प्रकाशीय पथ आप कैसे लिखते हो, सिंपल सी बात है, जिस माध्यम में वो गमन कर रही है तो वो फिजिकल डिस्टेंस जो या ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस इनटू उस माध्यम के अपवर्तनांक से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस माध्यम में है तो म्यू 1 हो गया, लेकिन अगर इस माध्यम में चल रही है तो AB प्लस BC कर रहे हो तो साथ में म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपने पाई चेंज और नो पाई चेंज के फैक्टर को भी कंसीडर किया। और फिर आपने देखा कि जो प्रभावी पथांतर था उसमें पाई का अतिरिक्त कलांतर या लैम्डा बाई 2 का अतिरिक्त पथांतर भी आएगा, जिसको आपने इसमें इंक्लूड किया। और उसके बाद आपने संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें प्राप्त कर ली। तो ये पूरा आपका डिस्क्रिप्शन हो गया इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट इन थिन फिल्म। पूरा डेरिवेशन क्या है, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट इन थिन फिल्म। तो ये कंप्लीट हो गया। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस होगी, लेकिन हमारी लाइट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब हम किस में बात करेंगे, ट्रांसमिटेड लाइट में बात करेंगे। थैंक यू।